अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मजीद सख्त फैसले करना होंगे। वजीर आजम ने मजीद सख्त फैसलों की नवीद सुना दी है। मजीद सख्त फैसले क्या हो सकते हैं इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो नैब कानून में तरमीम की गई हैं, अब एहतसाब का क्या हुआ, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने 3.5 साल की जो हुकूमत की है उसके अंदर की अगर हम बात करें तो उसमें एक ही नारा रहा है इमरान खान साहब का, वो था कि एहतसाब करना है, एहतसाब करा। लेकिन वो तमाम जो कोशिशें इमरान खान साहब ने की थी वो अब रिवर्स हो चुकी हैं। इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ नाज़रीन बात करने जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये तय कर लिया गया था, ये डील थी कि असेंबलीज डिसॉल्व कर ली जाएंगी। इस पर बात करेंगे, क्या वाकई नून लीग पहले रेडी थी असेंबलीज डिसॉल्व करने के लिए, और अगर ये राजी थी तो ऐसा क्या हुआ कि डील से बैक ऑफ किया गया। इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं IMF से मुआहदे और जो चीनी हुकूमत जो कर्ज दिया है उसके हवाले से, उसके बाद से कुछ मुस्बत खबरें सामने आ रही है। मुआशी मैदान इस वक्त स्टेबल हो रहा है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो डॉलर की प्राइस है वो थम गई है, रुपए कदर में इजाफा हुआ है, और IMF की नई शराइत की भी वजीर आजम इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। तो वो क्या शराइत हैं, वो क्या मामला हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो डॉलर की कीमत है, क्या उसमें अब कभी मुसलसल वाक़ई होगी या नहीं होगी, यहीं पर रुक जाएगा, स्टेबल होगा, नहीं होगा, और मजीद कमी आएगी नहीं आएगी, इस पर बात करेंगे। और उसी के साथ साथ जो मुआशी मसाइल पर सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्जामात हैं, हम अक्सर सुनते आ रहे हैं नाजरीन कि पिछली हुकूमत नहीं किया, पिछली हुकूमत नहीं किया, तो ये इसकी असल हकीकत क्या है, असल हकाइक क्या है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कोई नई शर्त ना लगाई गई तो IMF से मामलात तय पा जाएंगे। तो अब ये कौन सी मजीद शर्तें हो सकती हैं। इसी हवाले से दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि IMF ने मजीद टैक्सेस लगाने का भी कहा है, तो ये मजीद टैक्स कहाँ कहाँ लग सकते हैं, कौन कौन सेक्टर्स में लग सकते हैं। और उसी के साथ साथ चीनी बैंकों ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब और 3 करोड़ डॉलर कर्जा देने का जो है वो मंजूरी दी है, उस पर भी बात करेंगे। और जो आलमी मंडी है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे भी खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये कितना इफेक्ट करेगी, क्या इससे पेट्रोल की प्राइसेस में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, और जो चीनी कर्जा आया है हमारे पास उससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और उसके साथ साथ नाज़रीन अगर हम बात करें कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के हवाले से तो उसका भी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलात पे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, बात हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निसार चीमा साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। ये तमाम मामलात चल रहे हैं, वजीर आजम ने कहा है कि मजीद मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, तो कौन कौन सी होंगी। और ये जो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी कि तय कर लिया गया असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी और इससे नून लीग मुकर गई, तो ये क्या मामला है, नून लीग क्यों मुकरी, इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निसार चीमा साहब। मुझे साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर बहुत सारे मामलों सब पे बात करेंगे वारी भाई, लेकिन सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि तय हो गया था कि हम असेंबलीज में जाएंगे और असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी, लेकिन फिर नून लीग मुकर गई। सर ऐसा कब हुआ, क्या हुआ था, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड? देखिए, इनको फवाद चौधरी साहब को तो जब हुकूमत में थे तब भी इसी तरह के ख्वाब आते थे, जब अपोजिशन में हैं तो अब इसी तरह के ख्वाब आते हैं। इनका मैं क्या जवाब दूँ, इंतहाई बदकिस्मती से इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी हैं। इनकी किस बात का, इनका और शेख रशीद साहब की बातों का जवाब देना तो बिल्कुल वक्त का ज़िया है। लेकिन वो इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं ना आप पे कि इल्ज़ाम लगाते रहे, किससे इनका, वैसे ये जो कह रहे हैं कि किससे डील हुई थी, किससे तय हुआ था, बताएं ना। हमारे साथ तो कोई तय नहीं हुआ जी, हमारे साथ तो कभी, हम तो देखें बात ये, इनको तो ये तौफीक नहीं हुई कि हम 3.5 पौने 4 साल तक कहते रहे कि आए मिल के बैठे हैं। पहली तकरीर जो मैं शहबाज शरीफ ने आज लीडर ऑफ द अपोजिशन की कि आए मिल के बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करें, लेकिन ये कि उस वक्त यानी रुकावट क्या थी, रुकावट थी जनाब इमरान खान साहब की रौनत, उनकी फ़रौनियत, उनकी तंग नज़री और उनकी इंतकामी ज़रियत, और ये कि उन्होंने ये कि हमारा जो दस्ते तावन था उसको अकारत से झटक दिया। अब यह कि 4 साल तक, पौने 4 साल तक कोई नेशनल इशू जो था उस पर आगे बढ़ के बात करने के लिए तैयार नहीं थे, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। एक तरफ उनको ये था कि जी मुझे अमेरिकन प्रेसिडेंट का फ़ोन नहीं आ रहा, कभी यह है कि मोदी जो है मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा है। भाई आप एक कदम आगे बढ़ के आप अपनी अपोजिशन के साथ, अपोजिशन लीडर के साथ, अपोजिशन के कायदीन के साथ आप हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये हालत थी तंग नज़री की। तो
तो इनके साथ किसने डील कर, कौन इनके साथ बैठा है वैसे? रिसेंटली जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के साथ, बाकी पार्टीज के साथ भी, तो हमने देखा मरीम नवाज ने भी ट्वीट की कि इलेक्शन तरफ जाएंगे, और हम मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुंह से भी सुनते थे कि हम रेडी हैं इलेक्शन में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो ये इशारा था कि असेंबलीज तोड़ी जाएंगी और इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। वो ना फवाद चौधरी साहब के साथ कोई डील थी, ना पीटी के साथ डील थी। वो तो एक देखिए एक ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन होता है हर पार्टी में। हमारी पार्टी में भी एक डिफरेंस ओपिनियन था। मुख्तलिफ जो जमातें हैं PDM की, उनमें भी ये एक इख्तलाफ राय था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बाज़ लोग चाहते थे कि ये कि फॉरेन इलेक्शन होने चाहिए, बाज़ का ख्याल ये था कि नहीं, अवाम के ऊपर जितना जुल्म हुआ है इनको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए, इंतखाबी कवानीन में जो है वो इस्लाहात की जाएँ, तरामीम की जाएँ, और फिर यह है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो बने, ताकि यह है कि कल कोई इलेक्शन के नताइज को कोई जो चैलेंज ना कर सके। तो बात यह है कि खान साहब तो आज भी कह रहे हैं कि ये नून लीग स्ट्रैटेजी बना रही है कि ये जो आने वाले इलेक्शन में पहले से ये लोग धांधली कर रहे हैं। नहीं, कभी किस तरह ईवीएम को खत्म किया इमरान खान साहब लेकर आए थे ना ईवीएम। तो देखें, हम तो पहले ही कह रहे थे ईवीएम जो है पूरी दुनिया में जहाँ भी इंतखाबी निज़ाम इस तरह के राइज हैं, वहाँ पे जो जमहूरी निज़ाम है, इंतखाबात होते हैं, कितने, ये कि 1 दर्जन भी ममालिक नहीं है जहाँ पे ये कि ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन होते हैं। हर जगह पे यह है कि 90% ज़्यादा ममालिक में ये मैनुअल सिस्टम ही है। तो ये क्या बात है? ये बात यह है कि ये उनके धांधली तो उनके अपने ज़हन में थी। अब ये कि उनको पता है कि चूँकि आवाम ने उनसे पूछने अगले इलेक्शन में कि भाई आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 3.5 साल में 70 लाख बनती हैं, कितनी आपने दी? आप ठीक है कि ये IMF के वो जो है वो चंद चहेते लोगों को आप ले आए, बड़े बड़े मनासब पे आपने फाइज कर दिया, आवाम को, गरीब आवाम को आपने कितनी नौकरियाँ दी? 50 लाख जो घर देने थे, जो 3.5 साल में 35 लाख बनते हैं, कितने घर आप गरीब लोगों को दे सके? बात ये सारी चीज़ें हैं। उनको पता है कि अगला इलेक्शन जो है हमारा तो बिल्कुल ये है कि बिल्कुल मुकम्मल खात्मा होगा, और उसी लिए ये है कि इस तरह की पहले ये है कि अपने नताइज को ना तस्लीम करने वाली बातें कि जी धांधली होगी, पर आवाम ने उनको जब बिल को रिजेक्ट कर देना है तो ये है कि ये इससे वो उसी को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। उनको नताइज नजर आ रहे हैं उनको आइंदा इलेक्शन के। जहाँ पर आपने बात की गरीब आवाम की कि गरीब आवाम उनसे पूछेगी, तो गरीब आवाम आपसे ही पूछेगी, और महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि भी तो और भी मुश्किल फैसले करने, अभी तो मुश्किलात आनी है। अभी भी मुश्किलात अगर नहीं है तब और कौन कौन सी मुश्किलात आनी है? वजह क्या है? वजह ये है कि इन्होंने हमें ये यकीनन ये आइडिया था कि ये नालायकों की हुकूमत है, इनकी बदइंतज़ामी और नालायकी की वजह से ये कि शुरू से ही ये जो है ये महंगाई और बेरोज़गारी ने सर उठा लिया। लेकिन 2 काम इन्होंने ऐसे किए जिनकी वजह से, यानी जैसे होता है ना कि उन्होंने इंश्योर कर दिया, यकीनी बना दिया कि ये महंगाई की नौसत जो है उनके जाने के बाद भी जारी रहे। 2 फैसले उन्होंने ऐसे किए। पहला फैसला ये था कि उन्होंने ये अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया 40% तक। अब ये 40% की जो डीवैल्यूएशन ऑफ पाक करेंसी है, उसकी वजह से महंगाई का एक सुनामी आया, जिसकी लहरों जो हैं उनकी लहरों की थपेड़ों की जद में अभी तक कौम है, उससे निकल ही नहीं पाई। और दूसरा जो काम उन्होंने किया वो ये कि IMF के साथ जो मुआहदे किए। अब ये है कि ये जो दोनों काम हैं उसका ये है कि उसके नताइज हम भुगत रहे हैं। अब ये है कि हम इस सैलाब के आगे, महंगाई के सैलाब के आगे बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इन 2 फैसलों की बिना पर, यानी पाकिस्तानी करेंसी की जो डीवैल्यूएशन हुई है उन्होंने की है, ये एक सिर्फ जुर्म, ये मैं समझता हूँ कौमी जुर्म भी है और जुल्म भी है। IMF तो हमेशा से शराइत रखता है, उनकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं IMF की, और हमेशा सख्त शराइती होती हैं। अगर हम पहले पास्ट की बात करें तब भी हमने ये देखा है, और अभी भी अगर हम देखें तो मज़ीद सख्त से सख्त कंडीशंस लगाई जा रही हैं। और अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि IMF ने अगर और कोई नई शर्त ना लगाई तो मतलब मुआहदा जो ऑलरेडी हुआ वो तय हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि ये जो IMF है उन्होंने इमरान खान साहब ने गलत फैसले किए हैं, लेकिन IMF की शराइत तो भी वहीं पर हैं, वो तो माननी है। नहीं, वो मुआहदा तो उन्होंने किया ना, साइन तो उन्होंने किए, जो डील उन्होंने की। अब ये है कि हम ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ये कि हर महीने बढ़ाएंगे, हम ये कि बिजली और गैस के जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म करेंगे। ये सारी सब्सिडीज़ ख़त्म करने के मुआहदे इमरान खान साहब ने किए हैं। और अपनी करेंसी की जो डीवैल्यूएशन मैंने कहा 40% तक, उसके नताइज हम भुगत रहे हैं, पता नहीं कब तक भुगत रहेंगे। ये असल मसला है। ठीक है, तो अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मज़ीद भी शराइत आ सकती हैं, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? नहीं, देखें, हमारी तो ख्वाहिश है, हमारी पूरी कोशिश है कि अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ ना पड़े। अवाम, हमें एहसास है कि अवाम महंगाई का बोझ बर्दाश्त करने के लिए अब तैयार नहीं है।
लेकिन ये है कि ये सारा कुछ जो हुआ है, ये तल्ख फैसले करने पड़े हैं, तकलीफ दे फैसले। उनकी बुनियादी वजूहत मैंने जो कहा कि पीटीए हुकूमत के 2 फैसले, अपनी डिवेल्यूएशन ऑफ पाक करेंसी और IMF के साथ मुआहदे, ये हैं 2 वजूहत। तो जब आपकी हुकूमत ने क्या सोचा है इसको ख़त्म करने के लिए? देखिए हम तो सच्ची, मैं आपको बताऊं कि हम तो अभी तो ये ज़ाहिर है, हम एक ज़िम्मेदार स्टेट के ज़िम्मेदार हुकूमत होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी थी कि पिछली हुकूमत के जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं उनकी पासदारी करें। वो पासदारी जो है वही असल वजह है जो हम, ज़ाहिर है कि ये देखें ना, कोई ज़िम्मेदार हुकूमत जो है पिछली हुकूमतों के मुआहदों से इस तरह मुनहरफ नहीं हो सकती। हमको कोई इमरान खान तो नहीं है कभी यूटर्न ले जाए, यानी कि ये हम देखें एक ज़िम्मेदार हुकूमत जो है, एक ज़िम्मेदार रियासत की, उसकी बहरहाल ये अखलाकी और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि बैनुल-अक़वामी मुआहदों की पासदारी करे। लेकिन ये हमारी ज़रूर ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे और वो वक्त आए कि हम ये जो है ये IMF के चुंगल से बाहर निकलें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत को कोसना बंद कर दे, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, सबसे हमने ये देखा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कोसा करती थी, और उस टाइम में भी सब यही कहते थे कि ये कोसना बंद करें और अपना काम करके दिखाएं। अगर आज की हम बात करें तो आज भी हम, आज आपकी हुकूमत है तो वो अभी यही कर रही है, तो आपके इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये कह रहे हैं, तो क्या आपने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ एतमाद में लिया है? देखिए गुजारिश ये है कि जिस तरह आपको नेकी का काम करें तो वो जब तक वो उसके असरात रहेंगे, वो सदका जारिया होता है और उसका सवाब मिलता रहता है जो नेकी का काम करता है। इसी तरह जो कोई बुराई करेगा और उसके असरात जब तक रहेंगे, उसको ये है कि वो उसके गुनाह भी उसके खाते में जाते रहेंगे। ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान करेंसी है, ये इतना बड़ा कौमी जुर्म है, गुनाह है, इतना जुल्म है कि इसके असरात जब तक रहेंगे, ये पीपल्स पार्टी, ये इसको पीपल्स पार्टी जो भी कहे, हमारी बाकी तादाद जो भी कहें, लेकिन यह है कि लोग इमरान खान को इसका ज़िम्मेदार ठहराते रहेंगे और उनको ज़ाहिर है कि उनके खाते में ये सारे जो हैं ये लोगों के ये नुक्ताचीनी आती रहेगी। ज़ाहिर है उनके खाते में जाएगी ये। आखिर उन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया अपनी पाक करेंसी को, कोई मिसाल नहीं मिलती हमारी मुल्क की तारीख़ में कि इस तरह यकदम ये पाकिस्तानी करेंसी को 40% तक डीवैल्यू कर दिया, बेकदर कर दिया जाए। तो ये है कि ये जब तक इसके असरात रहेंगे, ज़ाहिर है कि इसके नताइज से, इसकी ज़िम्मेदारी से और इसके ये है कि सारी जो तनकीद है उससे बरी ज़िम्मा कैसे हो सकते हैं इमरान खान साहब? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोसना इज़ ओके फॉर, नहीं, सिर्फ कोसना काफ़ी नहीं है ना। बात ये कि हम तो अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, ठीक है। और आप ये हुकूमत अखराजात ख़त्म करने के लिए क्या करिए, कोई यानी स्ट्रैटेजी? नहीं, हम तो ये है कि देखें, हम तो पूरी कोशिश है हमारी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स पे अमल किया जाए, उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। हम ये है कि जो इकानमी है, इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगता है कि उनकी काबीना बहुत बड़ी है, अखराजात ज़्यादा होते हैं, आपकी काबीना भी 55 में पहुंची? नहीं, हम ये देखें, हम ये है कि ठोस इक़दामात करना चाहते हैं। हम ये है कि वो ये अंडों और कट्टों वाली इकानमी नहीं हम चलाना चाहते। ठीक है। हम ये है कि यानी सच्ची बात ये है कि ठोस बुनियादों पे अपनी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, चलें वो ठोस इक़दामात क्या हैं, वो अब आपकी हुकूमत है तो वही नज़र आता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी हुकूमत परफॉर्म करी है। नैब के कानून की बात करते हैं, फाइनली चेंज कर दिया गया है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नैब के कानून को आपने चेंज कर दिया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो नैब के कानून के अंदर आती थी उसको उनके दायरा कार से बाहर निकाल दिया है, तो अब एहतसाब कैसे होगा? नहीं, वो मिसाल दें। मसलन देखना, एक कानून था जो इस्लामी तसव्वुर जो था उससे भी बिल्कुल मुतसादिम था, इंटरनेशनल लॉ से भी मुतसादिम था। मसलन ये कि अगर कोई किसी के ऊपर, मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं कि आपने ये है कि ये बदनुमानी की है खुदा न खास्ता, तो क्या ये है कि ये फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं साबित करूं, या आप ये है कि हर जगह जाके अपनी सफाइयाँ पेश करती रहें? मेरी जिम्मेदारी है ये प्रोसिक्यूशन, यानी ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, यानी बारे सबूत जिसे कहते हैं मुद्दई के ऊपर होता है, जिसने इल्ज़ाम लगाना है उसकी जिम्मेदारी को वो साबित करे। और ये इस्लामी तसव्वुर तो ये कि अगर वो साबित ना कर पाए, झूठा इल्ज़ाम लगाएगा किसी के ऊपर, तो फिर यह है कि उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब बहुत से चीज़ें नैब के दायरे अख्तियार से बाहर निकल जाएंगी तो बहुत सारे ऐसे किस्से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के, वो तो उस दायरे से बाहर हो जाएंगे, तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाएगी, तो प्रूफ से दूर की बात हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। ये देखें, मुल्की कवानीन इस तरह के हैं और बाकी इदारे मौजूद हैं, एंटी करप्शन का इदारा मौजूद है, और नैब जो है, नैब को कहाँ हमने रोका है? ये कि अगर सिर्फ ये है कि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाना है, और फिर ये कि इल्ज़ाम लगाने के बाद ये नहीं है कि इल्ज़ाम किसी के ऊपर लग गया और फ़ौरन उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। जब तक ये है कि कोई ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, क्या ये कि किसी इस तरह की एक बंदे के ऊपर, जिसके ऊपर चाहे इल्ज़ाम लगा दे, उसकी पगड़ी उछाल दे, उसको गिरफ़्तार कर ले, क्या ये जायज़ था?
ये गलत कवानीन थे जिनको ये है कि मैं समझता हूँ ख़त्म किया गया है और बिल्कुल सही ख़त्म किया गया। इमरान खान साहब के बयानिया की अगर बात की जाए, काफ़ी सख्त बयानिया होता जा रहा है उनका, और हम कुछ दिनों से उनका काफ़ी जारहाना अंदाज भी देख रहे हैं, ख़ासकर जो साजिश के हवाले से, मुदाखलत के हवाले से जो उनका बयानिया है, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, गुजारिश ये है कि छोटे मुल्क जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनके ऊपर बड़ी ताकतों के प्रेशर छोटे मोटे होते हैं, कभी विजिबल होते हैं, कभी इनविजिबल होते हैं। अयूब खान के ज़माने में भी आखिर एक इनविजिबल सा प्रेशर था जिसकी वजह से उन्हें कहना पड़ा, उनके अपने अल्फाज ये थे, जो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स उन्होंने किताब लिखी तो उसमें उन्होंने कहा कि द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज सीक असिस्टेंस बट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दे नीड फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। ये अयूब खान ने, ज़ाहिर एक प्रेशर था जिसकी वजह से उन्हें कहना पड़ा। लेकिन तीन बार हमारे मुल्क की तारीख में ये प्रेशर बहुत विजिबल हुआ। पहली दफ़ा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ये प्रेशर पड़ा, और उनका गुनाह, उनका कसूर ये था कि उन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। अब यह कि उस वक्त किसी दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे के अमरीकी एहलकार ने नहीं, बल्कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने, हेनरी किसिंजर ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उन्हें यह है कि इबरत का निशान बनाने का, सबक सिखाने का ये है कि ये कहा और उसको उनको धमकी दी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ये अमरीकी प्रेशर में, उनकी धमकियों के सामने उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया, और उसकी बहरहाल ये है कि फिर उसका कीमत भी चुकाई। दूसरी दफ़ा आपको याद है कि जब 11 मई 1998 को हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए और फिर पाकिस्तान को धमकियाँ देने पर उतरा है, उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, यानी किसी तीसरे चौथे दर्जे के वो जो डोनाल्ड लू नामी किसी एहलकार ने नहीं, या उस तरह के उस लेवल की किसी एहलकार नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 5 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को धमकियाँ भी दी फ़ोन पे, लालच भी दी, अरबों डॉलर के लालच। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने एक गैरतमंद मुहब्ब वतन पाकिस्तानी होने के नाते वही फ़ैसला किया जो उन्हें करना चाहिए था। एक गयूर पाकिस्तानी के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और इसके दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाया। अमेरिका के प्रेशर को बिल्कुल ये है कि उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, ठुकरा दिया। तीसरी दफ़ा, ये याद रखें, ये बड़ी अहम बात है, तीसरी दफ़ा 9/11 के बाद, 2001 के बाद अमेरिकन प्रेशर आया जनरल मुशर्रफ पे, उन्होंने अमेरिकी प्रेशर के सामने मुकम्मल तौर पे सरेंडर किया। उन्होंने अमेरिका को हवाई अड्डे भी दिए जहाँ से उड़ के उन्होंने, अमेरिकियों ने हमारे अफ़गान भाइयों के ऊपर 57,000 हमले किए। ये पेंटागन की रिपोर्ट है। 57,000 हमले अमेरिकियों ने अफ़गान भाइयों पे, हमारे अफ़गान भाइयों पे पाकिस्तानी एयर बेसिस से उठ के किए, जो उन्होंने, जो जनरल मुशर्रफ ने उनको दिए थे। और उस वक्त अंदाज़ा कर लें कि जिसने अमेरिका की ग़ुलामी इख्तियार की, अमेरिका के कहने पे अमेरिका उनको अड्डे भी दिए, उनके साथी बने रहे इमरान खान साहब, उनके इस फैसलों को जस्टिफाई करते रहे। और इसके बाद 1 साल बाद जब रेफरेंडम हुआ जाली सा, तो उन्होंने अपनी गैर आइनी सदारत को ये कि लीगलाइज, ये वैलिडेट करवाने के लिए, अमेरिका की नज़र में काबिल कबूल बनाने के लिए उनकी हर शर्त मानी। और ये कि फिर यह है कि, और फिर जब 1 साल के बाद जब रेफरेंडम हुआ है, तो उस रेफरेंडम में भी जनाब इमरान खान साहब ने उनका, जनरल मुशर्रफ साहब का साथ दिया। अमेरिका ने इमरान खान साहब से तो हवाई अड्डे मांगे ही नहीं, लेकिन इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहकर कौम को बेवकूफ़ बनाया। लेकिन जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, ये तो ये इमरान खान साहब तो उनके साथी बने रहे, उनके साथी और वकील बने रहे, इस फैसले की तायद करते रहे। हम बात करें, इमरान खान साहब का बयानिया प्रिवेल कर रहा है, अवाम उनके साथ खड़ी है, बहुत बड़े जलसे जुलूस वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक डिमांड है, वो ये कह रहे हैं कि आप कमीशन बना दे, तो आप भी कमीशन बना दें। नहीं, हम तो तैयार हैं, दूध और पानी का पानी हो जाए। हम बिल्कुल तैयार हैं। फिर आपकी हुकूमत क्यों नहीं कमीशन बना रही? हमारी हुकूमत का कतई इसके कोई इनकारी नहीं है। वो तो ये बादशाह साहब ने भी कहा था कि मैं इसको दूध पानी करूंगा। बिल्कुल ये एक, और ये कि कब, बिल्कुल ये है कि हम तो तैयार हैं, ये तो हम बिल्कुल चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें ये है कि आप वो आगे बढ़ के कमीशन बना दें। इससे पहले हमारे आर्म फोर्सेस के सरबराह ये है कि देखें, जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो हमारी जो उसकी मीटिंग होती है सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें भी ये है कि ये बार बार कहा गया है, हमारे DG ISPR ने कहा है कि कोई साजिश कभी साबित नहीं हुई, साजिश का कोई एलिमेंट नज़र ही नहीं आया, ना गुथा। बिल्कुल ये गलत है, ये सारी बात। तो बात ये, अगर ये जुडिशल कमीशन बनाना है किसी किस्म का, हम तैयार हैं, खत्म, कोई इस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, आपकी हुकूमत रेडी है इसके लिए। ज़िमनी इंतखाबात आने वाले हैं, क्या उनके लिए आपकी हुकूमत रेडी है? क्योंकि आवाम एक ही चीज़ देखती है, और महंगाई तो आड़े नहीं आएगी।
उसके अलावा कोई तैयारी है? महंगाई का कौम जो है महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को समझती है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और ये जो कुछ अब तक वो हम काबू नहीं पा सके, देखिए उसकी वजह वही है जो 2 फैसले इमरान खान साहब के कि अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन और IMF के साथ मुआहदे। ये कि इसकी वजह से ये कि अभी तक हम उस सैलाब के आगे बंद नहीं बांध सके, लेकिन ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कौम को ये तवक्को ज़रूर है, ये उम्मीद है, ये यकीन है कि महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, बाकी मसाइल हो, इनकी दलदल से, इस भंवर से अगर कोई निकाल सकता है तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत निकालेगी इंशाल्लाह। मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो ये कह रही है कि हुकूमत इत्तेहाद में शामिल जितने भी लोग हैं उन सबको इंतखाबी निशान लोटा अलॉट किया जाए। व्हाट्स योर टेक? इनके लोटे तो बेशतर इनके दाएं बाएं नजर आते हैं। देखिए मुझे बता दें कि ये जिनका आपने शुरू में जिक्र किया, फवाद चौधरी साहब, ये कितनी पार्टियां बदल चुके हैं, मुझे बता दें। शेख ये बयान भी उन्हीं का ही है। हाँ, तो अंदाज़ा कर लेना कि ये इसका वो तो अपनी तरफ ही अपने गिरबान में झांके कि कितनी पार्टियां बदल चुकी हैं। शेख रशीद साहब अब तक ये है कि कितने लीडर बदल चुके हैं, अंदाज़ा कर लें। कितने वज़ीर आज़म को अपने लीडर कह चुके। कभी मियां नवाज शरीफ उनके लीडर थे, फिर जनरल मुशर्रफ उनके लीडर हुए, फिर ये है कि अब इमरान खान साहब उनके लीडर हैं। आइंदा पता नहीं कौन लीडर होगा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निसार चीमा साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो महंगाई बढ़ रही है उस पर जो चीनी हुकूमत ने कर्जा दिया है, क्या वो उसको ओवरकम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन IMF के मुआहदे के बाद से जो खबरें सामने आ रही हैं और जो चीनी हुकूमत ने कर्जा दिया उसके बाद से कुछ मौशी मैदान से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये जो खबरें हैं क्या ये सस्टेन कर पाएंगी? और डॉलर की कीमत नीचे गिरी है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कह दिया कि कुछ नई शराइत अगर हुई तो ये मुआहिदा रुक भी सकता है। तो कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, कुछ बुरी खबरें आ रही हैं। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद, माहिर माशी अमूर हैं। उनसे डिटेल में बात करेंगे कि इस वक्त मौशी मैदान में चल क्या रहा है। डॉक्टर साहब कहिएगा, अगर हम मौशी मैदान की बात करें तो बहुत सारी खबरें अच्छी भी आ रही हैं। अगर हम बात करें IMF के मुआहदे की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कुछ ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं वहां से। चीनी हुकूमत ने कर्जा देने की मंजूरी दी है, वो भी कुछ अच्छी खबरें सामने। डॉलर की कीमत एकदम डाउन हुई है। तो मौशी मैदान में इस वक्त अच्छी खबरें सामने, तो सस्टेन करेंगी? कुछ महंगाई में कमी होगी, आवाम सवाल कर रही है। अच्छा, 2 दिन पहले तक अगर देख लें तो ख़बरें मुसलसल अब भी फ्लक्चुएट कर रही हैं और 2 रुपये कम था जो इंटर बैंक के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर फिर से ज़्यादा हो गया था और रुपी डिवैल्यूएट हो गया था। लेकिन जैसे ही आपने ख़बर सुनी फैटफ से हम क्लियर हुए। अच्छा, फैटफ से क्लियर होने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देनी पड़ेगी एक ख़ास डिपार्टमेंट को, यानी पाकिस्तान मिलिट्री को, जिन्होंने ये ख़ास एक यूनिट बनाया था सिविल आपकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर 30 डिपार्टमेंट को इनलाइन करके, जिसके अंदर AML का मामला था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और बाकी चीज़ों का मामला था और टेरर फाइनेंसिंग का मामला था। इससे पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल चेंज हुआ। अच्छा, दूसरा एक और बात थी कि जिसके अंदर IMF का ये भी रिजर्वेशन थी कि वो जिस वक्त पैसा नहीं दे रहा था, तो उसके बाद अब ये हो गया कि एक नई किस्म का शिफ्ट आया। अच्छा, हम ये देखते हैं कि पॉलिसीज़ कौन सी होनी चाहिए थी। हमने कभी बात नहीं की कि पॉलिसीज़ कौन सी होनी चाहिए थी, यानी कि मुस्लिम लीग नून को कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। यानी एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है और एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है। आपको याद होगा कि पिछली गवर्नमेंट के 3 साल के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन की गई तो पाकिस्तान की हर जो सनत के अंदर बेहतरी नज़र आई। शरह-नमो बेहतर होना शुरू हो गई, ज़राअत में आपको शरह-नमो बेहतर होना शुरू हो गई, 12.4 पर आप जो है वो सनतों में चले गए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज और स्लॉटरिंग, ये सब के सब बेहतर होना शुरू हो गए। ऑल दो हमारा जो है वो, अब जो पाकिस्तान के पास सिचुएशन है वो समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं हमारे पास सिर्फ $10 बिलियन के रह गए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमने IMF के पास क्यों जाना है? IMF के पास इसलिए जाना है जी, फैटफ इसलिए करवाना है, क्लियर करवाना है कि हमें सऊदीया से भी पैसे चाहिए, हमें UAE से भी पैसे चाहिए और इसके अलावा हमें चाइना से भी बहुत बड़ा फंड चाहिए। अब चाइना का बड़ी अपनी इंपॉर्टेंट बात की, चाइना के हमने जो बिल पे करने हैं IPPs की मद के अंदर वो $10 बिलियन के हैं। अच्छा, 3 बिलियन के अंदर जो है, यानी 300 बिलियन जो है वो हम उनको देना, हमने उनको पैसा देना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रोल ओवर किया और अभी हमें बहुत एक्सटेंसिव टाइम दे दिया। ये उनकी मेहरबानी है,
लेकिन इसके साथ ही हमने जो उनके जो पैसे हैं वो क्लियर करवाएं। लेकिन एक और चीज़ देखिए कि 10 यूनिट्स जो हैं, जो कि टोटल 5300 मेगावाट बिजली बना रहे थे, उनमें से 2000 मेगावाट जो है वो ज़ाया हो गई। आप पूछेंगे वो कैसे ज़ाया होगी? वो इस वजह से ज़ाया होगी, जो कोल था वो जो ओवर टाइम ड्यू कर गया और उसकी जो है वो क्वालिटी डाउन होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान दे गया। अब इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट की वजह से आपकी भी इकोनॉमी को कितने बुरे हालात का सामना है। कट द स्टोरी शॉर्ट के आपको 2.3 जो है वो आपको यानी 15 लाख RMB आपको मिल गया। ये चाइना का बहुत बड़ा गुडविल जेस्चर है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता और पाकिस्तान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि ये जो है वो CPEC चले। अच्छा, इससे इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ के ऊपर कभी लोगों ने बात नहीं की, यानी सुकेड़ना। इस पूरे हुकूमत के अंदर ये पूरा साल और अगले कई साल आपको कॉन्ट्रैक्शन पर रहना पड़ेगा। और आप मेरी बात माने या ना माने तो आप देखेंगे कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम चलेगा, ऑयल प्राइस कंट्रोल चलेगा, इसके अलावा शय खुर्दोनोश के ऊपर भी लगेगा। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आप देख लें कि अगर शनैल और आप कोको शनैल और किसी भी प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं, जो मार्केट के अंदर 26,000 का पड़ा था वो इस वक्त आपको तकरीबन 40,000 का मिल रहा है। और आम प्रोडक्ट्स जो हैं वो 500 जो मिल रहा है वो 1000 मिल रहा है। ये एक अलग बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामला यहाँ पे भी आना चाहिए कि पुराना स्टॉक भी उसी मार्केट पैसे पे बेचा जा रहा है। आज से पहले जैसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, वो ये था कि बर्टन वुड थे, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था 1970 के अंदर अमेरिका के अंदर। उसको कहा था कि प्राइस कंट्रोल सिस्टम। अब ये कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर ये करता क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मेनली जो है ये मोस्ट पॉपुलस कंट्रोलिंग सिस्टम है और इसकी वजह से जो है वो हमारे पास मनी सप्लाई बेसिकली ये किसको करता है, यानी तमाम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज जो हैं वो रिड्यूस करते हैं मनी सप्लाई को। जब मनी सप्लाई आपका रिड्यूस होता है तो इससे आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो आपका जो बिजनेस है और कारोबार है वो फ्लरिश करेंगे या कम हो जाएंगे? ऑफ कोर्स कम हो जाएंगे। अब जब ये कम होगा तो इसके बाद आपको जो है वो जो क्रेडिट जो है वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। जब एक्सपेंसिव क्रेडिट होगा तो लोग क्रेडिट मार्केट आपकी कम हो जाएगी। क्रेडिट मार्केट लेता कौन है? बड़े बड़े तमाम सनतकार लेंगे, वो लोग लेंगे जिनको सब्सिडी मिल रही है और वो लोग लेंगे इस जो बाकी चीज़ों में होते हैं। तो आपकी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस कर जाएगी और कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर और बिजनेस की जो स्पेंडिंग है वो आपकी कम से कम हो जाएगी, यानी आप यूँ समझ लें टाइटनिंग हो जाएगी। और हाई इंटरेस्ट रेट इस वक्त बहुत ज़रूरी था, ये मैं कॉन्ट्रैक्शनरी की बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे अवामी फलाह कहाँ है? मेरा ख्याल है कि अगला सवाल शायद आपका यही है। अवामी फलाह कहाँ है? उसके साथ साथ ये डॉलर रेट कैसे कंट्रोल होगा? रुपए की कदर क्योंकि जो गिरती जा रही है तो महंगाई कैसे फिर कंट्रोल करेंगे? आज ये आपने बताया कि आज कल जो था वो 2 रुपए ज्यादा था, आज ये आपने बताया कि 2 रुपए कम हो गया और डॉलर अब जो है वो अपनी प्राइस जो है वो कम करता चला जाएगा। 4 रुपए कम, 4 रुपए कम हो गया। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रुपी जो है वो वैल्यू पकड़ेगा। इसकी वजह, इसकी रीज़न ये है कि जो आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर लेता हूँ। आप ये देखें कि 4 चीज़ें होती हैं। पहली होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है आपकी कंट्रोल मनी सप्लाई, तीसरी होती है सप्लाई साइड ऑफ पॉलिसी, चौथी होती है फिस्कल पॉलिसी और चौथी होती है वेज कंट्रोल पॉलिसी। ये चारों की चारों जो हैं ये आवाम के लिए सादा जुबान में कोई अच्छी बातें नहीं हैं। यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आपने देखा, जो IMF है वो आपको बार बार कह रहा है कि आप जो है वो पेंशनरी अकाउंट ज्यादा ना बढ़ाएं लेकिन ज्यादा ना बढ़ाएं, इसी तरीके से आप सैलरीज ना बढ़ाएं, टैक्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, हाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। ये सारी वो पॉलिसीज हैं, ये कोई इससे न्यू कॉलोनिज्म नहीं हो रहा, न्यू कॉलोनियल सिस्टम नहीं हो रहा, लेकिन ये इस टाइम पर जिस जहत पर और जिस वजह से और जिस भी वजूहात की बुनियाद पर आप आए हैं, मईशत इस वक्त कहती है कि आपको सुकेड़ना है और सुकेड़ करके जो है वो आपको तरीके से आना पड़ेगा और IMF की हर बात को आपको समझना पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा। सुकड़ तो इस वक्त आवाम रही है डॉक्टर साहब, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं चीनी जो हुकूमत ने हमें कर्जा दिया है, अब ये भी सवाल हो रहा है कि अगर चीनी हुकूमत हमें कर्जा दे रही है तो फिर IMF कर्जे की क्या जरूरत है हमें? नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पास इस टाइम पे पैसा कितना चाहिए? अब पैसा इस टाइम पर आपको 37 बिलियन चाहिए, $37 बिलियन। इट इज जस्ट अबाउट 2.3 मिलियन। फिर आप IMF से IMF भी नहीं देगा। जी IMF आपको 6 बिलियन दे रहा है
अब आपने उनसे दोबारा से निगोशिएशन करके 8 बिलियन करेंगे, फिर जो आपने देना है उनको उसके अंदर आपने 39 मंथ, इसको क्या कहते हैं उर्दू में, 39 मंथ का आपने रोल ओवर टाइम मांग लिया, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट आपने कम कर लिया और आपको तकरीबन 4 साल जो है वो आपको जो है वो दोबारा से आपसे इंटरेस्ट रेट नहीं मांगे जाएंगे और पिछला पैसा भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। 6 बिलियन ये मुफ्ती इस्माइल साहब भी कामयाबी हुई कि ये हमें कर्जा मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 ममालिक ये कह रहे थे कि जब तक आप IMF के डिसिप्लिन में जाएंगे आपको लोन नहीं देंगे। नहीं जी, ये बात याद रखें, इसको मैं ओपनली कहना चाहता हूँ और पूरी आवाम के सामने भी रखना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कुछ जज्बाती किस्म के इकोनॉमिस्ट होते हैं कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, हम तरक्की करेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपने प्रोडक्टिविटी नहीं की, आप तो एक सड़क नहीं बना सके, आपने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ाई, आपने जूट नहीं बढ़ाया, आपने माचिस नहीं बढ़ाई। हमने सड़कें बनाने के लिए नहीं आया, वो सड़कें उन्होंने बनाई भी नहीं और वो ना बनेंगी भी नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो फंड्स हैं वो आपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाते हैं, जिनके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आप ये देख लें, जिसको मैं 3 चीज़ें कहता हूँ। एक होती है रियल इकोनॉमी, दूसरी होती है आपकी कैसीनो इकोनॉमी, चौथी होती है आपकी शेडो इकोनॉमी। शेडो इकोनॉमी के अंदर 5 ऐसे यूनिट्स हैं जिसके अंदर करोड़ों रुपए यानी 30 करोड़ से लेकर 120 करोड़ तक स्मगल्ड हो जाते हैं और इन सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से रोकना होता है। अब इसके लिए लाए अमल नहीं होना चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी इन्फ्लेशन कितनी है। इन्फ्लेशन आपकी 13.8 है जो कि अब 14 के करीब हो जाएगी। जो बातें मैंने आपको की जिसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात की, मैंने आपको लो रेट की बात की आपको, फिर एक और टेक्निकल बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि जो फेडरल फंड होता है, ये जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। ये बहुत खुशआइंद बात है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया। उसके इंडिपेंडेंट होने से क्या होता है कि इसका जो फेड फंड होता है, फेड फंड रेट जो होता है वो आपने ओवरनाइट लेना होता है। वो इनडायरेक्टली फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली आप ओवरनाइट लेते हैं और जो है वो ओवर द जो मॉर्निंग होता है वो आप इसको एडजस्ट करके वापस कर देते हैं। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट आपका बैलेंस हो जाता है। ये सब वो तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ जो इन्फ्लेशन के लिए ज़रूरी हैं। अब आपका टारगेट ये है कि आपने 11.5 पर इन्फ्लेशन लानी है। इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र जैसे ही नीचे जाएगी, घी कम हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी कम हो जाएगी, कमोडिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन 3 माह तक, अगले 3 माह तक जो पेट्रोलियम लेवी में 5% के हिसाब से इजाफा होता जाएगा, पेट्रोल भी बढ़ेगा और बिजली भी बढ़ेगी। ठीक है, हमारे एक्स मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब, वो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत सब अच्छा कर रही थी, मुस्लिम लीग नून के आते चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, इनके मुआहिदे IMF से ठीक नहीं हो रहे। आप इस बात से कितने इत्तफाक करते हैं? मुआहिदा तो अच्छा हो गया। देखें जी, जो मुआहिदा करते हैं वो मुल्कों से करते हैं, वो सियासी जमातों से नहीं करते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ऐसा ज़बरदस्त सियासी शऊर आया तो शौकत तरीन साहब ने भी तो टैक्सेस बढ़ाए थे। पहले उन्होंने कहा कि मैं ओपन ये एक्सपेंशनरी से, वो उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्शनरी से मैं एक्सपेंशनरी पे जाऊंगा, और जब वो आए हुकूमत पे बैठे, सीट पे बैठे, तो उन्होंने हर वो लेवी लगाई, हर वो टैक्स लगाया, हर वो इंटरेस्ट रेट लगाया जो लगाने का हक बनता था। तो ये सियासी बात होते हैं। अच्छा, अब कौम में भी शऊर आना शुरू हो गया। एक होता है कि जो हमारे जो बैरून मुल्क लोग बैठे, उन्होंने फिर रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड पैसा क्यों भेजा। इसका मतलब है एक सियासी शऊर पैदा होना शुरू हो गया कि मईशत की बुनियाद के ऊपर मामला चलना है। ये सियासतदान एक दूसरे पे बातें करेंगे, हमें गलत नंबर्स बताए जाएंगे। एक्चुअल बात तो ये है कि हमारे पास डॉलर रिजर्व नहीं है। एक्चुअल बात तो ये है कि हमारे पास 50 ट्रिलियन का हमारे पास कर्जा है, हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल डेट से हम भरे हुए हैं। हमने इस टाइम पर डेट देना है और हमने जो है वो सब्सिडीज जो है वो उनको डिस्करेज करना है। लेकिन ये सब्सिडीज जो है, अगेन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के मालदार लोग, पाकिस्तान के तगड़े लोग, पाकिस्तान के सनती और तिजारती लोग, और वो जो खास किस्म की लॉबी है 40-50 लोगों की, वो सब्सिडी ले। ठीक है, आपने अच्छी खबर ही दी है कि अगले 3 माह में महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आई। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ माहिर मुआशरी अमूर डॉक्टर हसनैन जावेद साहब मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का टाइम खत्म। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।